नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही एमपी में 29 सीटों पर घमासान खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एमपी के चुनावी रण में भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरा जोर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में दौरे कर सभाएं और रैलियां की हैं। प्रदेश के अंतिम चरण में मालवा, निमाड़ की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, इनमें इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, खंडवा जैसी सीटें शामिल हैं। एमपी में चुनाव के दरमियान प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों पर प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी ने दौरे किए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी व अन्य नेताओं ने हुंकार भरी है। यही वजह है कि बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, तो कांग्रेस मानकर चल रही है कि कम से कम 15 सीटों पर वो जीत दर्ज कराएगी। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 10 साल में जो काम करके दिखाया है, बहुत सी योजनाएं चालू की हैं। स्पष्ट है कि उज्जैन, इंदौर संभागों की सभी 8 लोकसभा सीटें हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। तो वहीं कमलनाथ ने ट्वीट किया कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक्सपायरी डेट वाली गारंटी लेकर मैदान में है। उन्होंने लिखा कि भाजपा दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जो जिस बात की गारंटी देती है उसी बात पर यूटर्न मार देती है। इसलिए अपनी अक्ल लगाए, भाजपा के झांसे में ना आए। अब दावे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से एमपी इस पर जिस तरीके से सियासी समीकरण बन रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार मतदाता का मूड क्या है, समझना मुश्किल हो रहा है। 8 सीटों का विश्लेषण करेंगे हम हमारे खास प्रोग्राम में, और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे उनसे भी हम आपको तारुफ कराएंगे। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। निर्वाचन होने वाला है, सभी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और खासकर मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा रिस्पांस है। और मोदी जी ने जो काम करके दिखाया 10 साल में, टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय का बनना, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय का बनना, अंबेडकर जी के आधार पर हमने बहुत सारी योजनाएं चालू की है। बाबा महाकाल का महालोक भी इस क्षेत्र में हुआ है। सिंहस्थ के नए नए निर्माण कार्य, लगभग 20,000 के नए कार्य को निर्माण की सौगात हमने दी है। तो ये सब जनता से जुड़ने के साथ हमारे अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के माइलस्टोन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या उज्जैन जिला, उज्जैन संभाग, क्या इंदौर संभाग, पूरे संभाग की 8 लोकसभा सीट हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पूरे देश की सभी सीटें जीतेंगे और पूरे देश में फिर एक बार मोदी सरकार। सुना आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। वो दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के 29 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार हम ज्यादा से ज्यादा सीट कर हम यहां पर इंडी गठबंधन की सरकार बनाएंगे देश में। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया था। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रमेश सर, जिस तरह से अब आखिरी चरण का ये चुनाव है मध्य प्रदेश की, अगर बात करें 29 की 29 सीटें पूरी हो जाएंगी, 8 सीटें हैं, इसमें जो समीकरण है आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि जो 8 सीटों में देवास, खंडवा, मंदसौर और उज्जैन है, जहां पर कांग्रेस लास्ट बार आखिरी समय में 2009 में यहां पर जीती थी, उसके बाद से 14 हो 19 हो यहां पर बीजेपी ही जीती थी। और इस बार आप क्या कुछ समीकरण देख पा रहे हैं इन 8 सीटों में? क्या कुछ जो सीटें हैं टक्कर की लग रही है, या फिर किसमें कौन आगे कौन पीछे लग रहा है? मेरी आवाज आपको ठीक से मिल रही है? जी, आ तो रही है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। हम चाहेंगे हमारे जो कंट्रोल रूम है पीसीआर, वो इसको दुरुस्त करेंगे। आपकी आवाज भी मुझे बहुत डिस्टर्ब मिली है। जी ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। हम इस आवाज को ठीक करके दोबारा आपसे संपर्क साधते हैं। ठीक है प्रेम व्यास जी,
अगर देखें इस तरह से जो आप लोग का टारगेट है 29 की 29 सीटें आप लोग जीतना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार राह इतनी आसान नहीं लग रही है, क्योंकि अगर हमने 2019 में 2014 में एक लहर देखी, 19 में भी एक लहर देखी, इस बार वो लहर अभी दिख नहीं रही है। जब रिजल्ट आएगा जब समझ में आएगा कि लहर है कि नहीं है, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है। लेकिन टारगेट आप लेके चल 29 की 29, चौथा चरण है, इसमें 8 सीटों पर कल वोट डालने वाले हैं। कितना आश्वस्त हैं, कौन कौन सी सीटें लग रहा है कि आप लोग मजबूती के साथ यहां पर चुनावी मैदान में हैं? पूरी 2900 सीटें हैं, उन पे हमने कार्य करा, अगर हमने होमवर्क करा, अगर हमने पढ़ाई करी तो निश्चित रूप से एग्जाम्स का रिजल्ट जो है हमारे फेवर में होगा। हमने सतत हर संसदीय क्षेत्र में जो है पिछले 10 वर्षों में सतत कार्य करा है, और उसी कार्य को निमित्त बनाकर हमने कहा है कि निश्चित रूप से जब मोदी जी की गारंटी, उसके अलावा संसदीय क्षेत्र में सांसदों के द्वारा किए गए कार्य, ये संयुक्त रूप से जब जनमानस के मध्य में जाते हैं तो निश्चित रूप से वोट बैंक के रूप में जो है उनका आशीर्वाद प्रदर्शित होता है। और निश्चित रूप से हमने कहा है कि मालवांचल की पूर्व में भी आप देखेंगे तो सभी सीटों पे हमारा जो जिस तरह से हमने कार्य किया है उसका प्रतिशत जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। इसीलिए हमने कहा है 2900 फूल मध्य प्रदेश के जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अर्जित करने वाली है। ठीक है, लेकिन अगर रतलाम की बात करें, ऐसी 2-3 सीटें जो मुझे लगता है यहाँ पर बड़ी कांटे की टक्कर। रतलाम में अगर बात करें, यहाँ पर आपकी तरफ से अनीता नागर सिंह चौहान मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से कांतिलाल भूरिया। अगर यहाँ पर आप समीकरण देख लें तो 80% भील समाज से यहाँ पर आते हैं और 20% यहाँ पर भिलाल समाज से आते हैं, और इसमें जो कांतिलाल भूरिया है वो भील समाज से आते हैं। तो अगर आप समीकरण देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। देखिए भागीरथ जी, लगभग 50,700 करोड़ रुपए के विकास कार्य वहां पर किए गए सांसदों द्वारा। उसके बाद में 1014 करोड़ के कार्य अभी कुछ समय पूर्व में स्वीकृत हुए। जिस तरह से आवासों का लाभ दिया गया, शिक्षा का लाभ दिया गया, संभागों में जो है चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ दिया गया, तो निश्चित रूप से इसलिए हमने कहा कि हमने सबके लिए कार्य किया, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो। हम विकास को लेके जनमानस के बीच में, हम मोदी जी की गारंटी को लेके जनमानस के बीच में, और जिस तरह से वहां से हमने महिला प्रत्याशी देने का कार्य करा, वहां से लंबे समय से मांग थी एक महिला प्रत्याशी की, और निश्चित रूप से वे 20 वर्षों से जो है सतत धरातल पर विभिन्न माध्यमों से कार्य करते हुए जनता के मध्य में अपनी उपयोगिता प्रस्तुत करते आ रही है। और निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूँ रतलाम की सीट का जब रिजल्ट आएगा हमारी बात सार्थक होती हुई नजर आएगी। ठीक है केदार सिरोही जी, आप लोग के जो भी प्रत्याशी, अगर मैं उसको गौर से देख रहा हूं तो आप लोग ने बड़ी ही समझदारी से, सूझबूझ के साथ आपने एक जातिगण समीकरण को बिठाते हुए आपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। क्या यही कांग्रेस को लग रहा है कि हमने, जैसे मैंने रतलाम को बताया, यहाँ पर 80% भील समाज से आते हैं, जहां पर कांतिलाल भूरिया उसी समाज से आते हैं, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर आपने बहुत सही तरीके से जातिगत समीकरण देखकर आपने अपने प्रत्याशी उतारे, और क्या आपको यही कॉन्फिडेंस लग रहा है? क्योंकि यहां पर अगर बीजेपी बात करती है, बीजेपी जाति से ना बात करके हिंदुत्व की बात करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकास की भी बातें करती है। आप कितने आश्वस्त हैं और आपको क्यों लग रहा है कि इस बार आप लोग जो चौथा चरण है इसमें ज्यादातर आप बाजी मारने वाले हैं? जीतने का जो बात कहा है वो 9-2-11 है ना, जो 29 है उसको इस तरीके से देखिए, 9-2-11, 2-9-11, ये 10-11 सीट में भारतीय जनता पार्टी सिमट रही है। उसके कारण ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इनका वो जो एक पोर्टफोलियो था उसका जो गुब्बारा था वो पूरी तरीके से फूट गया है। अब देखिए, इन्होंने कहा, अभी हमारे व्यास जी ने, बड़े अच्छे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने सांसदों के नाम का उल्लेख किया कि सांसद हमारे जमीन पर सक्रिय रहे। भाई जी, आप मध्य प्रदेश में सांसद नहीं लड़ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप तो सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोकसभा का प्रत्याशी है वो मोदी जी का नाम ले रहा है, मोदी जी राम भगवान का नाम ले रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जनता के सरोकार से कोई भी आदमी अभी आज की तारीख में वोट नहीं मांग रहा है। अब सवाल ये आता है कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है, सर मैं लंबे समय से सुन रहा हूँ, बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता है, बड़ी ट्रेनिंग लेके आते हैं, बड़ा पढ़ के आते हैं, डेटा भी झूठे मूठे मनगढ़ंत बना के भी लाते हैं। मोदी की गारंटी है क्या? बताओ ना। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, अरे है क्या मोदी की गारंटी में? बताओ ना भैया। ये कोई नहीं बताएगा। ये बताएंगे मंगलसूत्र है, भैंस है, मुसलमान है, क्रिकेट में मुसलमान आ जाएगा, टेम्पो से काला धन आ जाएगा, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देंगे,
इसके अलावा गारंटी क्या है? अरे वही गारंटी बता दो कि भाई कम से कम आप जो चुनाव लड़ रहे हो कि 5 बार कपड़े बदलोगे, काजू किशमिश के साथ में भोजन करोगे, पैसे पुलिस प्रशासन के साथ चुनाव लड़ोगे, लोगों के ऊपर तानाशाही करोगे, मुख्यमंत्रियों को पकड़ के जेल में डाल दोगे, किसानों पर लाठियां चार्ज करोगे, युवाओं को बेरोजगार कर दोगे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करोगे, आदिवासियों का उनका जो आइडेंटिटी वो खत्म करोगे, दलितों से उनके अधिकार छीन लोगे। गारंटी है क्या श्रीमान? पूरा चुनाव चौथे चरण में होने लगा है, गारंटी नहीं बता पा रहे। हाँ, मोदी की गारंटी। मध्य प्रदेश में सर भागीरथ सर, जनता पूरी समझदार है। आपने कहा हमने जातिवाद के आधार पर टिकट दिए। सर सक्षम नेतृत्व को हमने टिकट दी है, प्रतिनिधित्व को टिकट दी है। कांतिलाल भूरिया जी कितने सीनियर नेता हैं, उनको टिकट दी। इधर कोरलाल जो खड़ते जी हैं, कितने यूनिक और कितने व्यवस्थित और पढ़े लिखे आदिवासी लीडर हैं, कमिश्नर रहे हैं साहब। बड़े लंबे समय से वो अपने सामाजिक उत्थान के लिए, आदिवासी युवाओं के लिए, आदिवासी क्षेत्र में रोजगार के लिए काम कर रहे थे। नरेंद्र पटेल जी देख लीजिए, उनके पीढ़ी दो पीढ़ी से वो जनता की सेवा कर रहे हैं। तो सब सवाल भागे से हम उड़ेंगे। आप धार में देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे पे आरोप लगाती है। यहाँ पर कांग्रेस आखिरी बार 2009 में चुनाव जीती थी। परिवारवाद की राजनीति सर ये लोग ठीक है। तो जिस तरह से देखेंगे प्रत्याशी आपने उतारे कितना कमाल दिखाते हैं। रमेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी रमेश जी, जिस तरह से यहाँ पर देखेंगे कल 8 जो लोकसभा सीटें वहां पर चुनाव होने वाला है, आखिरी चरण है ये। 29 की 29 सीटों का चरण पूरा समाप्त हो जाएगा। इसमें देवास, खंडवा, मंदसौर, उज्जैन है जहां पर कांग्रेस 2019 में लास्ट बार जीती थी और बाकी सब जगह बीजेपी जीतते आ रही है। इस बार आप क्या समीकरण देख रहे हैं? क्योंकि टिकटों का अगर देखें हम, यहां पर कांग्रेस ने बड़ी खूबसूरत तरीके से एक जातिगत समीकरण बिठाते हुए यहां पर प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं, लेकिन आपको लगता है ये जो प्रत्याशी कमाल कर पाएंगे या फिर बीजेपी का जो एक टारगेट है 29 की 29 सीटें जीतना, वो यहां पर पूरा हो जाएगा कल की 8 सीटें जीतकर, अगर ये रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है रमेश जी। थोड़ी सी जो आवाज प्रॉब्लम इसमें ईयरफोन के कारण आ रही, थोड़ी सी आवाज दब रही है। अगर आप ईयरफोन निकाल देंगे तो आपकी आवाज प्रॉपर आ जाएगी। एक बार कोशिश कर सकते हैं हम वैसे। दृष्टि से अगर देखेंगे तो मैं समझता हूं कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा की दृष्टि से एक कदम आगे हैं। लेकिन अगर दलगत तैयारी देखेंगे, नेट टू नेट आक्रामक प्रचार व्यवस्था में देखेंगे, उसमें भाजपा कांग्रेस से आगे है। और फिर सबसे बड़ी बात ये हुई है, जो दल बदल हुआ है, खास तौर से मालवा क्षेत्र में भी दल बदल हुआ है, निमाड़ में भी दल बदल हुआ है, उससे कांग्रेस के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को थोड़ी सी हताशा भी है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं राष्ट्र संस्कृति का भाव जो है वो जागृत है पिछले काफी वर्षों से, इसका लाभ भी भाजपा को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के लेकिन मुकाबला इन 8 सीटों में, कई सीटों पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। जैसे झाबुआ में मुकाबला बहुत दिलचस्प है, धार में मुकाबला, उसको हम बहुत दिलचस्प मुकाबला मान सकते हैं, खरगोन में भी ठीक मुकाबला है। तो ये जो कुछ स्थानों पर मुकाबला है, तो ये जो मुकाबला है तो अभी बहुत रोचक मुकाबला है। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन कितनी सीट जीत लेगा, लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर इस पूरी पट्टी में, अगर आप मालवा की पट्टी देखेंगे और निमाड़ की पट्टी देखेंगे, ये कहीं ना कहीं जाति की समस्या, जातिवाद से या स्थानीय चीजों से उठकर के कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पित रहा है। आप अगर देख सल्तनत काल में भी कितना संघर्ष हुआ है पूरी मालवा पट्टी में, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी महाकौशल और मालवा में कितना संघर्ष हुआ है, ये हमको देखने की बात है। और संयोग से एक समय पहले कहीं राष्ट्र संघर्ष संस्कृति का ये भाव कांग्रेस के साथ था, लेकिन अचानक जो पलटा है, मालवा से जो आरएसएस वालों का काम शुरू हुआ, फिर जनसंघ का भी काम वहां पर शुरू हुआ, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ राष्ट्र संस्कृति वाली ये पट्टी है। उम्मीदवार को लेकर के जो नाराजी भाजपा को लेकर के है, भाजपा के कार्यकर्ता कहीं बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है, उनको लग रहा है कि हम जीत रहे हैं तो कौन मेहनत करे। इसका लाभ कितना कांग्रेस उठा सकती है, जैसा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उठाया था, तो कितना लाभ उठा सकती है, उस पर कहीं ना कहीं पड़ेगा। दूसरा, मतदान का जो प्रतिशत है, जैसे पहले 2 चरणों में कम मतदान हुआ, तीसरे चरण में उसको सुधार हुआ। मालवा की ये जो पट्टी है, इंदौर की पट्टी, उज्जैन की पट्टी, रतलाम की पट्टी, यहाँ
मतदान के प्रतिशत में सुधार की गुंजाइश है। हालांकि विधानसभा की तुलना में मतदान का प्रतिशत कम लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है और 2019 के मतदान के प्रतिशत को ये टच कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम व्यास जी, जिस तरह से रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि अति उत्साह के साथ या फिर एक अति आश्वस्त है कि हाँ हम तो जीते रहेंगे, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा दे के रखा है आप लोग ने, 400 टारगेट दे के रखा है, 370 दे के रखा है, जो आप लोग के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं बड़े आश्वस्त लग रहे हैं। कहीं आपके जो कार्यकर्ता है, मतदाता है, वो आश्वस्त ना हो जाए, और जिस तरह से पहले और द्वितीय चरण में हमने देखा वोट प्रतिशत कम रहा, और इसके चलते बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी चिंतित जरूर थी। हालांकि तीसरे चरण में वोट प्रतिशत ज्यादा रहा। इस बार चौथे चरण को लेकर क्या लग रहा है आपको, किस तरह से आप लोग की तैयारी है, किन मुद्दों के साथ आप लोग मैदान में गए, और वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जो टारगेट दिया था आपने 370 हर बूथ, क्या इस बार पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि वोट प्रतिशत अगर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर यही सवाल उठ रहे हैं कि शायद भाजपा को नुकसान ना हो रहा हो। देखिए भागीरथ जी, निश्चित रूप से वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो चिंता जाहिर करी उसको लेकर कई बैठकें पूर्व से पहले, जब पहले चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, तब से लेकर बैठकों का दौर जारी है। निश्चित रूप से उसमें सुधार होता जा रहा है। और जिस तरह से अभी मालवा निमाड़ की बात करेंगे तो मालवा निमाड़ में उत्साह के साथ में पूर्व में भी चुनाव में मतदान का प्रयोग मतदाता करते आए। और निश्चित रूप से जो मेरे मित्र पूछ रहे थे, मोदी जी की गारंटी जो है, आयुष्मान कार्ड हो गया, मोदी जी की गारंटी, भवनों का निर्माण हो गया जो इसी मालवा निमाड़ के अंचल के लोगों को मिला है, जल नल योजना के तहत जो पानी मिला है, उज्ज्वला के तहत, और जिस तरह से चिकित्सा का लाभ मिला है, तो निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी जो है पूरे संसदीय क्षेत्रों में मौजूद है। जहां पर आज तक विकास से जो क्षेत्र अछूते थे, जो शिक्षा चिकित्सा से अछूते थे, निश्चित रूप से वहां पर विकास किया। और उसके बाद में हमारे कार्यकर्ता सतत प्रयास में, आप देखिए ना, कांग्रेस के बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व तक मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि विकास। और उन्होंने कहा मोदी जी, तो विकास का पर्याय अगर कोई है तो मोदी जी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कोई पर्याय है तो मोदी जी है, सुरक्षा का कोई पर्याय है तो मोदी जी। इसलिए हमने कहा मोदी जी की गारंटी कि इन क्षेत्रों में जातिगत समीकरण नहीं चलते, जैसे कि रमेश शर्मा सर कह रहे थे कि राष्ट्रहित यहाँ पर सर्वोपरि होता है। इसलिए अगर उज्जैन की बात करें, यहाँ पर आपके जो प्रत्याशी अनुल फिरोजिया, वो जिस समाज से आते, खटीक समाज से आते हैं, यहाँ पर तकरीबन 30,000 मतदाता हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिन उम्मीदवारों को उतारा यहाँ से महेश परमार जी, वो बड़ाई समाज से आते हैं, तकरीबन 3.5 लाख यहाँ से उनके वोटर्स हैं। तो क्या बीजेपी ये आश्वस्त है कि यहाँ पर एक जाति का जो एक समीकरण चलता है वो यहाँ पर कमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने जिस तरह से आप प्रत्याशी उतारे इससे पूरी आश्वस्त है? देखिए, इसीलिए हमने कहा है पूर्व से कि गरीब, शोषित, वंचित वर्ग वो जहां भी है, जिस भी समाज के है, चाहे वो भलाई समाज के हो, चाहे वो भील समाज के हो, चाहे वो सवर्ण समाज के हो, निश्चित रूप से उनका विकास किया गया। इसलिए हमने कहा है दम ठोक कर कि हमने सभी क्षेत्र में सभी समाजों का विकास किया है, तो किसी एक समाज के लिए नहीं है। योजना है तो सभी समाजों के, इसीलिए अगर वोट मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को तो सभी समाजों से मिलेंगे। ठीक है। केदार सिरोही जी, जिस तरह से रमेश शर्मा सर कह रहे थे कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जातिगत समीकरण उस तरह से इतना हावी नहीं होता है जितना हम बिहार, उत्तर प्रदेश में देखते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को उतारा, अगर आप समीकरण के हिसाब से जाएंगे, जातिगत समीकरण के हिसाब से, तो वो कमजोर लगते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण यहाँ पर आपने सटीक बैठा है। लेकिन क्या आप इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना की भी आप लोग बात करते हैं और प्रत्याशी भी जो आपके मैदान में है, लेकिन अगर आप 2014 या 2019 का परिणाम देख लेंगे तो यहाँ पर हर जगह आप लोग को हार ही मिली है। का माहौल अलग था। आदरणीय रमेश शर्मा साहब ने जो कहा है वो तो मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पत्रकार है और इनकी बात को कौन नकारेगा। मतलब इतना जमीनी अनुभव शर्मा साहब को, हम सब तो सलाह लेते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्हें। हम भी जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश है वो जातिवाद के आधार पर मालवा निमाड़ में चुनाव नहीं होने, चुनाव होने हैं। रतलाम की मंडी में कल लहसुन बह गया है, मंडी में 3 सेट नहीं था। 2 दिन पहले मंदसौर की मंडी में फसलें बह गई। मुद्दा यह है सर, जातिवाद मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अलीराजपुर और झाबुआ सबसे गरीब है देश में। सर मुद्दा यह है कि खरगोन के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, खंडवा के किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। सर मुद्दा यह है, सर बलवानी और बुरहानपुर के किसान हॉर्टिकल्चर की खेती करना चाहते हैं परंतु उनको वो सहयोग नहीं मिल रहा है। मुद्दा यह है सर, मुद्दा यह है कि महाकाल में घोटाला हुआ है, भगवान महाकाल को इन्होंने नहीं छोड़ा। मुद्दा यह है सर, आगर मालवा के जो संतरा उत्पादक किसान हैं उनकी तकलीफ है। मुद्दा यह है सर, नीमच मंदसौर में अफीम की खेती होती है, मेडिसिनल खेती होती है। एक तरफ लाइसेंस दिया जाता है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उन किसानों को दबाव डालकर उन्हें न जाने क्या क्या बोलकर, माफिया बोलकर, तस्कर बोलकर उन्हें दबाया जाता है। सर मुद्दा यह है,
मुद्दा यह है कि आज यहाँ पर रोजगार नहीं है। मुद्दा यह है कि सर यहाँ के लोग अहमदाबाद जा रहे हैं इलाज कराने, मालवानी मार के, उधर के लोग मुंबई जा रहे हैं, खंडवा बुरहानपुर का है। मुद्दा यह है सर, और जो मुद्दा है उस पर कांग्रेस टिकी है। आज जो हम ये मान रहे हैं, शर्मा सर ने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास में भारतीय जनता पार्टी के 50-60 जो संगठन है वो उनकी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी की कोई ताकत नहीं है, आप समझ लीजिए एक बात स्पष्ट है। अगर संघ हाथ खड़े कर दे, किसान संघ हाथ खड़े कर दे, मनवासी संगठन हाथ खड़े कर दे, दूसरे जो इनके सहायक संगठन है, अनुसांगिक संगठन, तो हाथ खड़े करते हैं तो सर इनको बूथ पे बैठने वाला नहीं मिलेगा। 370 का तो छोड़ दीजिए वोट बढ़ाने का सवाल। हाँ यह है कि हाँ हम लोगों के पास में भारतीय जनता पार्टी के उसमें केडर कमजोर है, परंतु वोटर और मुद्दे बहुत मजबूत है। ठीक है, और ठीक इस है, बार तो का देखेंगे जो आपके चुनाव हो रहा है वो जो मुद्दों पर हो मुद्दे रहा हैं है, वो हम कितना जीत रहे हैं। कमाल कर पाते हैं। ठीक है प्रेम जी, समय होगा तो आपके पास आऊंगा। रमेश शर्मा सर, देखिए आपने कहा जातिगत समीकरण के हिसाब से यहाँ पर चुनाव नहीं होगा, ना पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन धार्मिक असर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्या लगता है आपको? धार की बात करें, भोजशाला का मुद्दा जिस तरह से हम देख रहे हैं, यहाँ पर पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ पर सर्वे किया जा रहा था, क्या इसका असर होगा? धार्मिक आधार पर कुछ असर हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरे चरण के बाद एक धार्मिक तौर से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, भोजशाला का उसका कुछ असर होगा आपको लगता है? भोजशाला का संघर्ष बहुत लंबे समय तक से चल रहा है, इसका असर भी यहाँ पर होगा। मोटे तौर पर विशेषकर जो असर पड़ने वाला है बहुत आसानी से, मतदाता को अगर हम विभिन्न श्रेणियों में बांट लें कि जैसे नया मतदाता है, जो नया मतदाता पहली बार का बना है, जो पहली बार या दूसरी बार का वोट देगा, 25 साल से नीचे वाला मतदाता, ये निश्चित रूप से ये भाजपा के साथ जाएगा। 30 से लेकर के 35 के आसपास का जो मतदाता है, युवा, कहीं ना कहीं उसके सामने रोजगार की समस्या है, तो उसका झुकाव जो है वो कांग्रेस के साथ होगा। महिला मतदाताओं को अगर हम देखें तो स्वाभाविक रूप से अगर आप पूरे मालवा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है, करीब 7-8% पुरुषों से ज्यादा रहा है। इसका असर जो था वो लाडली बहना योजना से था। अब कांग्रेस लेकर योजना आई है कि वो महिलाओं को 1 लाख देंगे। अब इस बात पर निर्भर करता है कि वो जो 1 लाख की योजना कैसी जनता तक पहुंची है और उसकी विश्वसनीयता क्या है और उसका प्रभाव क्या है। महिला मतदाता मालवा के पूरे क्षेत्र में इस योजना पर असर पड़ेगी। अगर मान लीजिए कांग्रेस ने उसका अच्छा प्रभाव कर दिया होगा तो महिला मतदाता का वोट भाजपा का कम होगा, लेकिन अगर कांग्रेस अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाई होगी तो महिला मतदाता इस बार भी भाजपा के साथ जाने वाला है। पुरुष मतदाता अगर आप देखेंगे तो मालवा, पूरी मालवा पट्टी में, मध्य प्रदेश को अगर हम विभिन्न स्थानों में देखें तो मध्य भारत चंबल संभाग में कहीं ना कहीं परिवार की व्यवस्था में पुरुष हावी है, लेकिन मालवा क्षेत्र में महिला अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली है। तो मान करके चलिए महिलाओं की राय इस क्षेत्र में ज्यादा होगी। तो इसीलिए जो हमको मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में मालवा में जो अपेक्षाकृत अधिक साइलेंट दिख रहा है, वो साइलेंट केवल महिलाओं के मामले में दिख रहा है। वो बात अपनी किसी को कह नहीं रही, वो चुपचाप वोट करेंगी। ऐसे जैसा चुपचाप उन्होंने विधानसभा में वोट किया था वैसे ही चुपचाप वोट करेंगे। देखना होगा कि इसका असर कितना होगा, जो चुपचाप वोट जाएंगे इससे किसको फायदा होगा, कांग्रेस या बीजेपी को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारा समय समाप्त हो गया। रमेश शर्मा सर बहुत बहुत शुक्रिया, केदार सिरोही जी और डॉक्टर प्रेम व्यास जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल 13 मई है, चौथे चरण का कल यहाँ पर मतदान होगा और स्वदेश न्यूज़ भी आप सभी से विनती करता है कि जहाँ जहाँ आपके क्षेत्र में मतदान है आप लोग घर से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। 4 जून को समझ में आ जाएगा कौन जीत रहा है कौन हारा है, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।